18वीं सदी का भारत, सोचिए, एक बहुत बड़े शतरंज के बोर्ड जैसा था, जिस पर कई यूरोपियन ताकतें अपनी अपनी चालें चल रही थीं। लेकिन आखिर में खेल सिमट कर रह गया सिर्फ दो खिलाड़ियों के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो आज हम उसी महामुकाबले की कहानी में उतरेंगे, जिसने ये तय कर दिया कि हिंदुस्तान का अगला बादशाह कौन होगा। तो सवाल ये उठता है कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज, इन सब में से आखिर वो अंग्रेज ही क्यों थे जिन्होंने बाजी मार ली? भाई, ऐसा क्या हुआ? इस सवाल का जवाब वो छिपा है दक्षिण भारत की जमीन पर, कर्नाटक के मैदानों में लड़ी गई उन लड़ाइयों में जिन्होंने सच में इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो मैदान में समझ लीजिए दो बड़ी टीमें थीं। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और देखिए, इन दोनों का इरादा सिर्फ व्यापार करने या मसाले बेचने का नहीं था। नहीं, इनका असली मकसद था पूरे भारत पर अपना सिक्का चलाना। और इस महासंग्राम के लिए जो मैदान चुना गया, वो था दक्षिण भारत का कर्नाटक इलाका। हाँ, एक बात साफ कर दें, ये आज वाला कर्नाटक राज्य नहीं, बल्कि कोरोमंडल तट के आसपास का क्षेत्र था। अब इन दोनों कंपनियों के काम करने के तरीके में ना जमीन आसमान का फर्क था। अंग्रेजों की कंपनी वो एक प्राइवेट बिजनेस की तरह थी, मतलब फैसले तेजी से लिए जाते थे, सरकार का दखल कम था और सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर था। वहीं दूसरी तरफ जो फ्रेंच कंपनी थी, वो पूरी तरह से सरकारी थी, मतलब हर छोटे बड़े फैसले के लिए पेरिस से मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था। और ये जो फर्क है ना, सुनने में छोटा लगता है, पर आगे चलकर यही हार जीत की बहुत बड़ी वजह बना। अब उस जमाने में होता क्या था, भारतीय राजा नवाब अक्सर आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, खास तौर पर राजगद्दी के लिए। हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह यही चल रहा था, अगला नवाब कौन बनेगा। और इस लड़ाई ने इन विदेशी ताकतों को एक सुनहरा मौका दे दिया। कौन सा मौका? वही फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का। और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर कौन उभरा? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। बहुत ही शातिर दिमाग का आदमी था। उसने ये बात तुरंत भांप ली कि अगर भारतीय राजाओं की इस आपसी लड़ाई में अपनी सेना का इस्तेमाल किया जाए, तो वो बड़ी आसानी से इन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकता है और अपना दबदबा भी कायम कर सकता है। अब यहां पे मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। देखिए, कर्नाटक और हैदराबाद दोनों ही जगहों पर तख्त के लिए दो दो दावेदार खड़े थे। तो फ्रांसीसियों ने अपनी एक टीम चुन ली, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की। और अंग्रेजों ने, उन्होंने जाहिर है उनके दुश्मनों पर दाव लगाया, यानी अनवरुद्दीन और नासिर जंग पर। मतलब देखिए, लड़ाई तो भारतीय राजा लड़ रहे थे, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल यूरोपियों के हाथ में था। इसी को कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। और शुरू में तो भाई डुप्ले का प्लान एकदम सुपर हिट रहा। 1749 में अंबर की लड़ाई हुई। इसमें फ्रांसीसी सपोर्ट वाली सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को न सिर्फ हराया, बल्कि मार डाला। इस एक जीत के बाद तो समझिए दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का डंका बजने लगा। तो ऐसा लगने लगा था कि ये मैच तो फ्रांसीसियों के हाथ में आ गया है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो पूरा का पूरा गेम ही पलटकर रख देने वाला था। नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों के लिए ये करो या मरो वाला पल था, और उन्हें अब कुछ ऐसा करना था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्लाइव ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसने देखा कि फ्रांसीसी सेना तो त्रिचनापल्ली में अंग्रेजों को घेरने में लगी है। तो क्लाइव ने कहा कि हम दुश्मन पर हमला करेंगे, लेकिन उसकी सेना पर नहीं, बल्कि उसकी राजधानी आरकोट पर। यह एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक जुआ था। और जरा सोचकर देखिए, हुआ क्या। रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ 500 सैनिकों को लेकर पूरी की पूरी राजधानी आरकोट पर कब्जा कर लेता है। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो 53 दिनों तक दुश्मन की घेराबंदी का सामना भी करता है। ये एक ऐसा दांव था जिसने न सिर्फ अंग्रेजों की इज्जत बचाई, बल्कि फ्रांसीसियों की जो जीत की गाड़ी चल रही थी ना, उस पर एक जोरदार ब्रेक लगा दिया। आरकोट के इस जीत का असर बहुत गहरा हुआ। अंग्रेजों का हौसला एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। और दूसरी तरफ फ्रांस की सरकार इस लड़ाई के खर्चों से इतनी तंग आ गई कि उसने अपने सबसे काबिल खिलाड़ी डुप्ले को ही वापस बुला लिया। और यही फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो अब ये कहानी अपने आखिरी दौर में पहुंचती है। हुआ ये कि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 साल की जंग शुरू हो गई, और उसकी चिंगारी भारत तक भी आ पहुंची। अब ये लड़ाई सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रहने वाली थी, अब ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई बन चुकी थी। वो साल था 1757, भारतीय इतिहास का एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी साल दक्षिण भारत से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी जंग का पासा ही पलट दिया।
1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई जीती और बंगाल पर कब्जा कर लिया। और बंगाल तो उस वक्त भारत की सोने की चिड़िया था। वहां से अंग्रेजों को जो बेहिसाब दौलत और संसाधन मिले, उसने उन्हें इतना ताकतवर बना दिया कि अब फ्रांसीसियों के लिए उनका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो चुका था। और फिर आखिरकार वो फाइनल नॉकआउट पंच भी पड़ा। 1760 में वांडीवाश की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को इतनी बुरी तरह हराया कि भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य बनाने का उनका सपना हमेशा हमेशा के लिए टूटकर बिखर गया। तो चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरुआत में उठाया था। आखिर फ्रांसीसी हारे क्यों? भाई, जब उनके पास ड्यूप्ले जैसा जीनियस था तो वो अंग्रेजों से मात कैसे खा गए? असल में इसकी एक नहीं कई वजह थीं। इस पूरी कहानी का सार देखें तो अंग्रेजों के पास बंगाल की बेहिसाब दौलत थी। उनकी कंपनी प्राइवेट थी तो फैसले लेने की आज़ादी थी। समुद्र पर उनकी नेवी का कंट्रोल था और उनके पास क्लाइव जैसे ज़बरदस्त लीडर थे। और शायद सबसे बड़ी बात, फ्रांसीसी सरकार ने अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी दुप्ले को फाइनल मैच से ठीक पहले वापस बुला लिया। एक तरह से उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और आखिर में 1763 में हुई पेरिस की संधि और इस जंग का अंत हुआ। इस संधि में फ्रांसीसियों को उनकी बस्तियां तो वापस मिल गईं, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि वो भारत में अब अपनी सेना नहीं रख सकते। मतलब साफ था, फ्रांसीसी अब सिर्फ व्यापारी बनकर रह गए थे और भारत के नए बॉस बन चुके थे अंग्रेज। और अब जाते जाते एक सवाल, इन लड़ाइयों ने भारत की तकदीर तय कर दी, लेकिन कभी सोचा है कि अगर नतीजा कुछ और होता तो? अगर क्लाइव की जगह डुप्ले जीत जाता? अगर इतिहास की किताबों में अंग्रेजों की नहीं बल्कि फ्रांसीसियों की कहानी होती, तो आज का भारत कैसा दिखता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूर बनता है।